हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वयं मनोज केमिस्ट्री क्लास 11 थर्मोडाइनमिक्स में। अभी तक हम बात कर चुके हैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक रिलेशंस की। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और एंथैल्पी चेंज इन वेरियस रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में उनकी फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशन में या फिर किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में गिवन हो, उसके साथ साथ उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज उसके साथ में पुट हो, देन विच इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मींस थर्मोकेमिकल रिएक्शन कंटेन physical states of reactant and product as well as the enthalpy change of reaction. ये सब चीजें उसके साथ हों और कंडीशन भी स्टैंडर्ड हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रिएक्शंस चलती हैं विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे आपको गिवन है कि H2 इज गैस प्लस में हाफ O2 इज आल्सो गैस एंड इट कन्वर्ट इनटू H2O विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ये भी गैस होती है और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इनकी फिजिकल स्टेट इनके साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी होना चाहिए, डेल्टा एच। अब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डेल्टा एच को नोट से हम डिनोट कर देते हैं। मींस डेल्टा एच नोट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। इस रिएक्शन का ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज बोले या एंथैल्पी बोले बात वही है, क्योंकि चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एंथैल्पी एब्सोल्यूट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सपोज करो -x किलो जूल पर मोल इसके अकॉर्डिंग दी हुई होगी ये, तो यानी कोई ना कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक मोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट एक मोल है, ये रिएक्टेंट एक मोल है, तो 1 मोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो प्रोडक्ट किलो जूल पर मोल में दिया हो सकता है या फिर यूनिट इसके लिए हो सकती है किलो कैलोरी पर मोल। एटलीस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई ना कोई एक चीज 1 मोल होनी चाहिए। मींस इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन at least reactant or product will be 1 मोल, जिससे हम उस रिएक्शन को बता सकते हैं। जैसे 1 मोल वाटर है यहाँ पे, देन इट इज फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन रिएक्शन भी है। या फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 मोल है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का यहाँ पे कंबशन हो रहा है। यहाँ माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब भी किसी चीज को बर्न करेंगे या कंबस्ट करेंगे तो हमेशा ही हीट डेवलप होती है, तो माइनस इसलिए लगा दिया कि प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो उस कंडीशन में अगर देखते हैं हम तो हाइड्रोजन का ये कंबशन रिएक्शन भी है और वाटर की ये फॉर्मेशन रिएक्शन भी है। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में हम किस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज किस टाइप से कर सकते हैं। अगर कोई थर्मोकेमिकल रिएक्शन आपको गिवन है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या क्या ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं। सपोज करो कि आपको एक रिएक्शन गिवन है कि A गैस प्लस B गैस इट कन्वर्ट इनटू C गैस, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज गिवन है आपको कि डेल्टा H इज -x किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए है। रिएक्शन ये गिवन है। अगर रिएक्शन को हम ऑपोजिट कर देते हैं
ये ट्रीटमेंट करना है रिएक्शन का, तो अपोजिट करेंगे तो सी इधर आ जाएगा, सी गैस कन्वर्ट इनटू ए गैस प्लस बी गैस। और जैसे ही रिएक्शन को अगर हमने अपोजिट कर दिया तो वैल्यू तो वही रहेगी एंथैल्पी चेंज की, लेकिन साइन बदल जाएगा। यानी कि क्या हुआ, माइनस एक्स था यहाँ पे प्लस एक्स हो गया। अगर किसी रिएक्शन को किसी इंटीजर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट कन्वर्ट इनटू 2a प्लस 2b एंड कन्वर्ट इनटू 2c। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है किन्हीं कंडीशंस में। उस टाइम हमें एंथैल्पी चेंज को भी उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2x किलोजूल। अब पर मोल नहीं रहा, क्योंकि पर दो मोल हो गए तो पर मोल को हटा देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा -2x, यहाँ पे -x था, यहाँ पे -2x हुआ। जिस इंटीजर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी इंटीजर से हम एंथैल्पी चेंज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो कि वही रिएक्शन थी, ए गैस प्लस बी गैस इट कन्वर्ट इनटू सी गैस। रिएक्शन को हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू थी वो -x थी किलोजूल पर मोल। हाफ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ए गैस प्लस हाफ मोल ऑफ बी गैस, इट गिव्स हाफ मोल ऑफ सी गैस। देन डेल्टा एक्स इज -x/2 ऑफ किलोजूल। पर मोल नहीं रहा, इसको हम इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी टाइप से एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में सपोज करो आपको एक रिएक्शन गिवन है इस टाइप से कि A प्लस बी गैसेस हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। C प्लस डी, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है -x किलोजूल पर मोल। किसी के लिए भी दिया गया, सभी 1 मोल है तो A के लिए दे सकते हैं, B के लिए, C के लिए, D के लिए, किसी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। और दूसरी रिएक्शन आपको दे दी A प्लस सी गैस एंड गैस कन्वर्ट इनटू B प्लस ई। ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसके लिए डेल्टा एच आपको गिवन है, सपोज करो -y किलोजूल पर मोल। तो उस कंडीशन में अगर दोनों को हमें ऐड करना है तो आमने सामने सेम चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। नंबर ऑफ मोल सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो C से C कैंसिल हो गया, इस B से ये B कैंसिल हो गया। देन 2A गैस गिव्स D गैस प्लस E गैस। इन दोनों का भी सम हो जाएगा, अगर दोनों पे ऐड किया तो दोनों का सम हो जाएगा। देन नेट जो एंथैल्पी चेंज आएगा विच इज -x - y किलोजूल। डी और ई के लिए हम पर मोल लिख सकते हैं, इसके लिए हम पर मोल यूज नहीं करेंगे। या फिर हम रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर इसको ऐड ना करना हो, हमें सब्सट्रैक्ट करना हो, तो सब्सट्रैक्शन में हम इस टाइप से चेंज करेंगे इसको। हम सब्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है, या तो डायरेक्ट इसके साइन चेंज करके हम सब्सट्रैक्ट कर दें, या फिर इसको ऑपोजिट करके हम ऐड कर दें। तो मैं इसको ऑपोजिट करके ऐड कर रहा हूं। ऑपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E प्लस बी गिव्स A प्लस सी। ऑपोजिट करेंगे तो डेल्टा एच कितना आ गया, प्लस y किलोजूल पर मोल। ऑपोजिट किया हमने इस रिएक्शन को और दोनों को ऐड कर दिया, फिर इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को। ये तो खत्म कर दिया हमने क्योंकि इसको ऑपोजिट कर चुके हैं हम, और दोनों को ऐड कर दिया। मींस ऑपोजिट करके अगर ऐड करते हैं मींस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, या फिर वहीं पे साइन चेंज करके हम सब्सट्रैक्ट कर सकते थे इसको डायरेक्ट। देन A एंड E आमने सामने A आ गया तो A से A कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगी, B 2 हो गए, यहाँ पे 2B प्लस E। ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है। इट गिव्स 2C प्लस D। देन डेल्टा एच, दोनों को ऐड किया, ऑपोजिट करने में साइन चेंज कर दिया, दोनों को ऐड किया। देन विच इज इक्वल टू -x प्लस y किलोजूल। इस टाइप से हम इसको पुट करेंगे। तो हम किसी भी केमिकल थर्मल रिएक्शन में ये दो रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डेल्टा एच उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
ऑपोजिट भी कर सकते हैं हम इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में एंथैल्पी चेंज की। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी का मतलब एंथैल्पी चेंज से ही है। रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच ऑफ नोट से नोट करेंगे। नोट साइन लगाते ही का मतलब होगी स्टैंडर्ड कंडीशन बन गई है। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर जो होगा वो 298 केल्विन होगा। एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी एक एंथैल्पी एक कैसी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल से हम कैलकुलेट करते हैं। मीन्स सपोज करो रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव्स C प्लस डी, ये एक रिएक्शन होगी। देन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पीज है, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कितनी एंथैल्पी है उसको उसमें से घटा के हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी की कैलकुलेशन करते हैं, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में। मींस इसका केस अगर देखें तो डेल्टा एच नोट विच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए स्टैंडर्ड कंडीशंस के प्लस एंथैल्पी ऑफ बी। इस टाइप से हम डिफरेंस निकाल के इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की स्टैंडर्ड कंडीशंस में होगी और हम डिफरेंस निकाल के। अब ये रिएक्शन पर डिपेंड करके डिफरेंट टाइप की रिएक्शन ले सकते हैं हम, जिनका एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सभी कंडीशन स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं मैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, enthalpy of formation, then it is denoted by delta F. F means formation of H naught. इस टाइप से हम इसको डिनोट करेंगे। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को फॉर्मेशन के लिए उसकी स्टैंडर्ड एटॉमिक स्टेट से एक मोल के फॉर्मेशन के लिए जितनी एंथैल्पी का चेंज आता है, जितनी हीट का चेंज आता है, विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मीन्स in formation of 1 mole of substance from standard condition, standard रहेंगी from standard atomic or molecular state of reactant, the enthalpy change is called enthalpy of formation, standard enthalpy of formation. उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है एंड इट कन्वर्टेड टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर की बात हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन की, ये गैसेस है और ये भी रूम टेम्परेचर पे गैसेस आता है, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा -x किलो जूल पर मोल में देंगे हम इसको, या फिर किलो कैलोरी पर मोल में देंगे। ये जो -x आ रहा है विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये एटॉमिक स्टेट, रिएक्टेंट एटॉमिक स्टेट में था, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, सॉरी एनोट्रोप्स हैं। एक था ग्रेफाइट, एक है कार्बन का डायमंड और एक है कार्बन का ही फुल रिंग। यहाँ पे हम ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं तब स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि कार्बन की ग्रेफाइट ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी दोनों कैसी फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए
उसकी फिजिकल स्टेट होनी चाहिए। तो यहाँ ग्रेफाइट है तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ डायमंड होता तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होती। तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूलर स्टेट में CO2 का 1 मोल बन रहा है, देन इसको हम नाम देंगे इस टाइप से। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको इस टाइप से पुट करते, ये तो मैंने ग्रेफाइट बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, या फिर हम लेते कार्बन की डायमंड फॉर्म है और इसके हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं और इससे हम CO2 बना रहे हैं गैसेस, देन डेल्टा H0 जो एंथैल्पी चेंज आता है इस रिएक्शन का, वो सपोज करो -y आता, -x नहीं आता है, ध्यान देना, किलोजूल पर मोल, क्योंकि x ग्रेफाइट के केस में आता है, डायमंड केस में अलग आएगा, क्योंकि दोनों के एंथैल्पी के अंदर डिफरेंस होता है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, देन इट इज नॉट ए फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है। इट इज कंबशन रिएक्शन ऑफ डायमंड, देन एंथैल्पी चेंज इज कंबशन रिएक्शन या कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऑफ डायमंड, ये डायमंड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है। ये जो पहले वाली रिएक्शन थी, इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कंबशन एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, इसको हम कंबशन की एंथैल्पी ग्रेफाइट की नाम देते हैं। इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस टाइप से बना सकते हैं, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर होनी चाहिए, कंपाउंड की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, देन इट इज नॉट ए फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2, ये फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है CO2 की, इट इज कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा विच इज -z किलोजूल पर मोल। अब माइनस क्यों पुट किए, क्योंकि सभी कंबशन थे, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए मैं माइनस पुट कर रहा हूँ। देन इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इसी टाइप से हम और एग्जांपल लें इसमें, यानी कि रिएक्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्म हो सकती है या एटॉमिक फॉर्म हो सकती है, उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशन में पुट होनी चाहिए, उसके साथ साथ कंपाउंड नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट में। फॉर एग्जांपल Xe+F2, यहाँ पे आपको दे दिया गया 3F2, देन इट कन्वर्ट इनटू XeF6। एक दे दिया आपको XeF2 प्लस 2F2 कन्वर्ट इनटू XeF6। एक दे दिया आपको XeF4 प्लस F2 कन्वर्ट इनटू XeF6। तो सभी का एंथैल्पी चेंज डिफरेंट रहेगा रिएक्शंस का। क्यों? यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म है, गैसेस होती है, ये भी गैसेस है, और ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये सॉलिड है, ये गैसेस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैसेस है, और ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। तो केवल इसमें एटॉमिक फॉर्म है और मॉलिक्यूलर फॉर्म है, देन इट इज रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। ये XeF6 की फॉर्मेशन रिएक्शन है, और इससे रिलेटेड जो एंथैल्पी होगी विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी फॉर्मेशन की। इसके केस में यहाँ पे जो आएगी रिएक्शन वो फ्लोरिनेशन है XeF2 का, क्योंकि XeF2 क्या हो गया, एक कंपाउंड हो चुका है। तो इसका क्या हो गया, फ्लोरिनेशन हो गया। इट इज फ्लोरिनेशन ऑफ XeF2 एंड इट इज ऑल्सो फ्लोरिनेशन, ये भी कंपाउंड है। XeF4, ये XeF4 का फ्लोरिनेशन। तो इसकी जो एंथैल्पी आएगी विच इज फ्लोरिनेशन एंथैल्पी ऑफ XeF4, इसकी जो एंथैल्पी आएगी विच इज फ्लोरिनेशन एंथैल्पी ऑफ XeF2, और इसकी जो फॉर्मेशन आएगी ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी होगी XeF6 की। बन तीनों में XeF6 रहा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो एटम्स हैं या एटॉमिक स्टेट है रूम टेम्परेचर की, जो स्टेबल होती है, या फिर जो मॉलिक्यूलर स्टेट है रूम टेम्परेचर पे, वो भी क्या होती है, स्टेबल होती है। उनके लिए नेट एंथैल्पी चेंज, उनकी फॉर्मेशन के लिए हमने 0 यूज किया है। इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी कितनी है, 0 है, लेकिन इसकी कोई ना कोई फॉर्मेशन की एंथैल्पी होगी और इसकी भी कोई ना कोई फॉर्मेशन की एंथैल्पी होगी। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन वो होनी चाहिए जो एटॉमिक हो सकती है, मॉलिक्यूलर हो सकती है, जिनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी 0, जो रूम टेम्परेचर पे
ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके, उनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी को हम 0 यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्टेंट की एंथैल्पी 0 मानते हुए नेट एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट के लिए दे दिया, फॉर्मेशन के लिए। जैसे आपको दे दिया गया ब्रोमीन Br2 लिक्विड एंड Br2 गैस, तो रूम टेम्परेचर में Br2 लिक्विड में पाया जाता है, इट इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी फॉर्मेशन रिएक्शन में हम ब्रोमीन को यूज करेंगे, किसमें, रिएक्टेंट की फॉर्म में, जबकि ब्रोमीन गैस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इसमें कन्वर्जन के लिए कोई ना कोई एंथैल्पी चेंज होगा। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी यूज कर रहे हैं हम, 0, लेकिन इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस टाइप से, इसी टाइप से फॉस्फोरस है, P4 फॉर्म में आता है फॉस्फोरस। एक व्हाइट होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। 3 एलोट्रोप्स होते हैं इसके। देन व्हाइट फॉस्फोरस स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, व्हाइट फॉस्फोरस है। इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस की फॉर्मेशन की एंथैल्पी को हम क्या यूज करेंगे, 0। बाकी के जो फॉस्फोरस हैं उनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी 0 नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, जो रूम टेम्परेचर पे पाया जा सके और जिसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी 0 हो। यानी रूम टेम्परेचर पे मिल गया तो उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी रहेगी, 0। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेट देख सकते हैं। इसी टाइप से सल्फर है एसिड की फॉर्म में, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, 2 फॉर्म होती है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म। रोम्बिक जो सल्फर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, रोम्बिक सल्फर इज स्टैंडर्ड। यानी किसी चीज की फॉर्मेशन अगर करनी है हमें तो रिएक्टेंट की फॉर्म में हम रोम्बिक सल्फर लेके चलेंगे। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन बताया मैंने कि वहां पर ग्रेफाइट जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम। डेल्टा ऑफ कंबशन ऑफ H नॉट, नॉट की कंडीशन लगा दी हमने। कंबशन आप जानते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली कंबस्ट होने के बाद जितनी हीट रिलीज होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कंबशन है, बर्निंग है। when 1 mole of substance completely combust in presence of excess of oxygen, यानी कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हम देंगे तो कंप्लीट कंबस्ट हो जाए, कुछ भी पार्ट उसका बचा हुआ नहीं हो, देन evolved heat is called enthalpy of combustion. और स्टैंडर्ड कंडीशन अगर लेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की डायमंड फॉर्म है, कंप्लीटली एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। देन डेल्टा H जो आ रहा है तो सपोज करो -y किलोजूल पर मोल आ रहा है, देन इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो ये गैसेस होगी, देन इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो जाएगी। स्टेप से पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको दे दिया फॉस्फोरस P4 है, कोई भी फॉर्म है फॉस्फोरस की, गैसेस है, सॉरी सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड है। इसके साथ ऑक्सीजन को हमने ट्रीट करवाया, गैसेस है, देन इट कन्वर्ट इनटू P4O10, हाइपोटो के साथ ट्रीट हुआ ये। देन यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा P4A10 सॉलिड स्टेट में होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज सपोज करो -z किलोजूल पर मोल आ रहा है, देन इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये किसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, डायमंड की।
एक मोल लेंगे हम उसको, यहाँ पे एक मोल हमने फॉस्फोरस लिया है, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती है। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक कंडीशन और पता होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल और फूड, फूड और फ्यूल के लिए, फूड और फ्यूल के लिए हम इसको यूज करते हैं, यानी कि 1 ग्राम फूड या फिर 1 ग्राम फ्यूल के कंबशन में जितनी हीट डेवलप होती है, विच इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। हीट डेवलप्ड बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ food or 1 gram of fuel is called calorific value. उसको हम नाम देंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और अच्छा फूड या फिर अच्छा फ्यूल वो होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। द गुड फूड or good fuel having greater value of calorific value। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको दिया कि मीथेन है एक फ्यूल है, या फिर इथेन है एक फ्यूल है। दोनों को कंबस्ट किया, इसको कंबस्ट करेंगे तो इससे भी CO2 और H2O बनेगा, और इसको कंबस्ट करेंगे तो इससे भी CO2 और H2O बनेगा। लेकिन रिएक्शन तो हम बैलेंस करेंगे पहले। बैलेंस रिएक्शन मॉलिक्यूलर हो सकती है और हाफ मोल में भी हो सकती है। तो एक कार्बन यहाँ पे यूज किया हमने, एक कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 तो 4 हो गए, तो 2O2 मैंने यहाँ यूज कर लिया। उसी टाइप से यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 CO2 हो गया, 6 हाइड्रोजन है, देन 3 H2 हो गया, देन ऑक्सीजन 4 and 3 7 हो गया, देन इट इज 7/2। ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है रूम टेम्परेचर पे, ये गैसियस है, ये गैसियस है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लिक्विड होता है। इसके लिए डेल्टा एच नॉट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में, सपोज करो विच इज -1500 किलोजूल पर मोल। एक मोल के लिए 1500 किलोजूल दिया हुआ है, सपोज कर लेंगे इस चीज को। इसके लिए सपोज करो दिया हुआ है डेल्टा एच नॉट विच इज इक्वल टू -250 किलोजूल पर मोल। आपसे पूछ लिया गया कि इन दोनों फ्यूल में से कौन सा अच्छा फ्यूल है, तो आप कैलोरीफिक वैल्यू से बताओगे। ज्यादा हीट डेवलप, माइनस का मतलब हीट डेवलप हो रही है, ज्यादा हीट डेवलप हो रही है यहाँ से और कम हीट डेवलप हो रही है यहाँ से, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम के लिए दी जाएगी। तो मीथेन का यहाँ पे 16 ग्राम यूज हो रहा है, 1 मोल है, और इथेन का यहाँ पे 30 ग्राम यूज हो रहा है, क्योंकि 1 मोल है ये। यहाँ 16 ग्राम इतनी हीट डेवलप कर पा रहा है, यहाँ पे 30 ग्राम इतनी हीट डेवलप कर पा रहा है। देन कैलोरीफिक वैल्यू विच इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 16, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी 2500 डिवाइड बाय 30। तो वैल्यू ये ज्यादा हो गई बजाय इससे। इसका मतलब मीथेन इज गुड फ्यूल। देन इथेन, मीथेन एक इथेन से अच्छा फ्यूल है। इसी टाइप से घी है, ऑयल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। घी की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फूड के अंदर जो होता है घी, वही गुड कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने की वजह से गुड फूड में आता है। ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड। थर्ड मैं बात कर रहा हूं
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, फेज चेंजिंग है, फेज चेंजिंग की बात कर रहा हूं मैं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन बाय स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेपोराइजेशन VAP एंड H नोट, एक मोल सब्सटेंस को उसकी लिक्विड स्टेट पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कंप्लीटली, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे कंप्लीटली उसको गैसेस स्टेट में लाने के लिए जितनी हीट यूज होती है, विच इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। स्टैंडर्ड नहीं है ये, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। when 1 mole of liquid at its boiling point completely convert into its vapor state, then absorbed heat, एब्जॉर्ब भी होगी यहाँ पे हीट, क्यों? क्योंकि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या फिर इसी को हम नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। latent heat of evaporation, it is always एंडोथर्मिक, ये हमेशा ही एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होके ही ऐसा हो पाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, कंप्लीटली हम इसको इक्विलिब्रियम बनता है, उस कंडीशन में इसको हम वेपर स्टेट में लेके आते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर पे, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होता है। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा एच आएगा विच इज +X किलोजूल पर मोल, जो भी वैल्यू आ रही है, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन की एंथैल्पी होगी, उसको हम पुट कर सकते हैं VAPH। इसी टाइप से फोर्थ एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा FUSH। एक मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वन मोल ऑफ सॉलिड at its melting point in complete conversion into its liquid state is called enthalpy of fusion or latent heat of fusion also। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आइस है, सॉलिड स्टेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीन्स मेल्टिंग पॉइंट पे और 1 बार प्रेशर पे, इसको हम कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी आएगी डेल्टा H, वो होगी यहाँ पे फ्यूजन की एंथैल्पी, विच इज प्लस एंडोथर्मिक आएगी हमेशा ही 1 किलोजूल पर मोल। इसी टाइप से मैं बात कर रहा हूं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एंथैल्पी,
डेल्टा ऑफ SUBH। सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो हीट जितनी रिक्वायर्ड होगी उसको नाम देंगे हम हीट रिक्वायर्ड इन प्रोसेस in which 1 mole of solid completely convert into its gaseous state is called एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल वाटर ही है, कौन सी स्टेट में लिया आपने, सॉलिड स्टेट में, मींस आइस की फॉर्म में ले लिया, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम डायरेक्ट वाटर की ही गैसेस फॉर्म में। देन जो एंथैल्पी ऑफ आएगी, या फिर आयोडीन यूज कर सकते हैं, सब्लिमेट सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं, डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ H विच इज इक्वल टू प्लस Z किलोजूल पर मोल। प्लस Z क्यों यूज कर लिया मैंने, प्लस क्योंकि ये भी एंडोथर्मिक होगी होने से। तो 3 कंडीशन है, जैसे आयोडीन है, सॉलिड है, 1 मोल था, इसको कंप्लीटली आयोडीन गैसेस में कन्वर्ट किया, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो सब्लिमेशन की एंथैल्पी होगी। तीनों में एक रिलेशन है। बीच में हम रिलेशन देखें तो तीनों के बीच में रिलेशन इस टाइप से दे सकते हैं, जैसे वाटर है आपके पास, सॉलिड स्टेट में है, ये प्रोसेस है जिससे ये डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व एंथैल्पी है विच इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसी टाइप से वाटर सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आ रहा है, सॉरी डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में आ रहा है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो यहाँ पे एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी विच इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो डायरेक्ट किस में आता है, गैसेस स्टेट में आता है, देन एंथैल्पी यूज होती है विच इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हेस लॉ से हम देख सकते हैं कि पाथ आपके पास एक तो ये हो गया और एक ये पाथ हो गया, सभी पाथ के लिए एंथैल्पी चेंज इक्वल होगा क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट, इसलिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इस पाथ की भी और इस पाथ की भी। देन वी कैन से देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन which is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of वेपोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की सब्लिमेशन की एंथैल्पी उसकी फ्यूजन की एंथैल्पी और वेपोराइजेशन की एंथैल्पी की सम के इक्वल होती है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं एंथैल्पी सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की एंथैल्पी, सॉल्वेशन की एंथैल्पी को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे सकते हैं हम इसमें, क्योंकि उनमें कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थी, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन हम ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगेगी। किसी 1 मोल आयनिक सॉलिड को कंप्लीटली वाटर के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने के लिए जितनी हीट इवॉल्व होती है, जनरली इवॉल्व हीट होती है, विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड dissolved in excess of water, then evolved heat means exothermic process is called enthalpy of solution। उसको हम नाम देंगे सॉल्वेशन की एंथैल्पी। यानी NaCl है, सपोज करो 1 मोल को डिसॉल्व किया हमने। अब 1 मोल डिसॉल्व करने के बाद जितनी हीट रिलीज होगी, यानी कि एक्सेस वाटर यहाँ पे हम इसलिए पुट कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितनी हीट रिलीज हो जाए, उतनी जितनी हो सके उतनी हो जाए, इसलिए उस हीट को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। ये जनरली नेगेटिव की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सपोज करो कि एक मोल सॉलिड आपने लिया है NaCl, सॉलिड है। कंप्लीटली हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर यूज करेंगे यहाँ पे, और एक्सेस ऑफ वाटर की कंडीशन में इट कन्वर्ट इनटू Na प्लस एक्वस प्लस में Cl माइनस एक्वस, कंप्लीटली एक्वस आयंस में कन्वर्ट हो गया। देन एंथैल्पी जितनी भी रिलीज होगी विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, नेगेटिव आएगी। ये सॉल्वेशन की एंथैल्पी। सेवंथ इज लैटिस एंथैल्पी। पहले बता रखा है इसको मैंने। किसी सब्सटेंस की एक मोल गैसियस स्टेट को कंप्लीटली हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितनी हीट रिलीज होगी विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस, या फिर उल्टा कर सकते हैं इसको हम, मीन्स हीट रिक्वायर्ड when 1 mole of ionic solid completely convert into its gaseous ions is called lattice heat. उसको नाम देते हैं लैटिस एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल NaCl यूज किया हमने, NaCl सॉलिड है, इसको कंप्लीटली हमने Na प्लस गैसेस और Cl माइनस गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो एक्सोथर्मिक थी, एंडोथर्मिक होगी, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। देन डेल्टा ऑफ लैटिस एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। 8th ये भी मैंने आपको बता रखी है। स्टैंडर्ड चल रहे हैं सभी, लैटिस एंथैल्पी भी यहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे। सॉलिड और गैसेस फेज में लेके चलेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, जब एक मोल गैसेस आयंस को कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जो हीट रिलीज होती है विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। व्हेन 1 mole of gaseous ions completely dissolved in excess of water then evolved heat, एक्सोथर्मिक है ये, is called hydration enthalpy. इसको नाम देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे सपोज करो कि Na प्लस गैसेस है और Cl माइनस गैसेस है, एक्सेस ऑफ वाटर में हमने पुट किया इसको, तो यहाँ पे आपके पास Na प्लस एक्वस हो गया, वाटर आयन या वाटर के चारों तरफ से सराउंड करेंगे इस आयन को, या फिर Cl माइनस एक्वस हो गया, तो हीट जो रिलीज होगी नेगेटिव होगी, विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसको नाम देंगे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर से तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, लैटिस एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। NaCl सॉलिड है, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया हमने, तो इसके आयंस में डिसोसिएट होकर एक्वस बन गया। तो यहाँ पे एक एंथैल्पी यूज हुई विच इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन।
इसी टाइप से इनिशियल सॉलिड को पहले हमने इसके गैसेस आयंस में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज हुई विच इज लेटेस्ट एंथैल्पी, मतलब यूज हुई जो लेटेस्ट एंथैल्पी थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज कर रहा हूं मैं। और यहां से इन गैसेस आयंस को जब एक्वस आयंस में कन्वर्ट किया दोनों को हमने, तो एक हीट रिलीज हुई विच इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये नेगेटिव है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ये नेगेटिव होती है क्योंकि ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। हेस लॉ से एक प्रोसेस ये हो गई, एक पाथ ये हो गया, दो पाथ हो गए, दोनों के लिए एंथैल्पी चेंज इक्वल होगा। मींस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन which is equal to enthalpy of lattice प्लस में enthalpy of hydration। अब ये चीज नेगेटिव आए, ये कब आएगी नेगेटिव? जब इस एंथैल्पी का मोड ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये नेगेटिव होती है ये पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव कब आएगी? जब ये ज्यादा हो इससे। मींस जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होती है तो सॉलिड, वो जो आयनिक सॉलिड है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। मींस व्हेन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, देन सोल्यूबल, जो भी सॉल्ट है वो सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुई, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, देन इनसोल्यूबल, तो वो इनसोल्यूबल रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, किसी एसिड और बेस की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है, प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब एक इक्विवेलेंट मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या मोल यूज नहीं कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। 1 gram equivalent of acid completely neutralized by 1 gram equivalent of base, then evolved heat is called enthalpy of neutralization। जब 1 equivalent, इसको monoequivalent भी बोल सकते हैं, of acid completely neutralized by 1 gram equivalent of base, then evolved heat is called enthalpy of neutralization। इवॉल्व हीट को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये था फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, एक ग्राम इक्विवेलेंट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे से नोट कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, SB से नोट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हुई, देन इट कन्वर्ट इनटू NaCl, एक सॉल्ट बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्लस में वाटर बना, देन एंथैल्पी चेंज फिक्स होता है, ध्यान दे लेना। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विच इज एक्सोथर्मिक, माइनस से नोट करेंगे, 57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, फिक्स है 57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट।
1 ग्राम इक्विवेलेंट, जब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल है, एन फैक्टर 1 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम है दोनों के, जब यूज होगा तो इतना हो जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो एक फिक्स एनर्जी रिलीज होती है, विच इज दिस। इसका बेसिक रीजन ये है कि जब HCl था, स्ट्रॉन्ग था, तो ये पहले टूटा होगा H प्लस में और प्लस Cl माइनस में। तो जब ये टूटा है, यहाँ का एंथैल्पी चेंज 0 है क्योंकि स्ट्रॉन्ग था ये। इसी टाइप से ये टूटा है किस किस में, यहाँ का भी एंथैल्पी चेंज कितना है, 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, Na प्लस में और OH माइनस में। तो Na प्लस और Cl माइनस तो सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे, सॉल्ट है, Na प्लस और Cl डिसॉल्व स्टेट में रहेंगे। केवल H प्लस और OH माइनस जब रिएक्शन करते हैं, H प्लस प्लस OH माइनस जब रिएक्शन कर रहे हैं और अनआयोनाइज्ड वाटर बना रहे हैं, देन इस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज जो आता है स्टैंडर्ड, विच इज -57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट के लिए इतना आता है, या फिर किलो कैलोरी में इसको स्टेप से पुट कर सकते हैं। तो केवल इस रिएक्शन से जो हीट इवॉल्व हुई है वो आई है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कोई हीट यूज नहीं हुई। यानी दोनों चीज अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो इतनी हीट डेवलप होगी, क्योंकि रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, H प्लस और OH माइनस की, जो कि वाटर फॉर्म करवा रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का केस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में डेल्टा H नॉट जो आएगा वो -57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट आएगा। फिक्स हो गई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ग्राम इक्विवेलेंट के केस में देख रहे हैं, अगर हम एक चीज वीक ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस कंडीशन में एंथैल्पी रिलीज होगी वो कुछ कम हो जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी डेल्टा ऑफ H नॉट विच इज इक्वल टू -56 टू -53 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। यानी हीट कम डेवलप हो पाएगी, क्योंकि कुछ हीट वीक को कंप्लीट आयोनाइज करने में लग जाएगी। इसी टाइप से अगर दोनों चीज वीक लेते हैं तो रेंज और भी कम हो जाएगी डेल्टा H की, डेल्टा H नॉट विच इज इक्वल टू -53 टू -50 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। इतनी हीट रिलीज हो पाएगी। तो स्ट्रॉन्ग की कंडीशन में सबसे ज्यादा हीट डेवलप होती है। एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे, अगर हम एसिड HF यूज करते हैं देन हाईएस्ट हीट डेवलप होती है। रेंज बहुत ज्यादा चली जाती है इसकी, -64 टू -67 किलोजूल पर मोल। इसका बेसिक रीजन है कि फ्लोराइड आयन सबसे बहुत छोटा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F माइनस, देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी is higher involved in एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा हीट डेवलप होती है HF के केस में होती है, चाहे हम वीक एसिड ले, वीक बेस लें इसके साथ या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लें। इसी टाइप से मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था और एक ले लिया हमने NH4OH, जो कि एक वीक बेस है, यानी एक चीज स्ट्रॉन्ग ले ली, एक वीक ले ली। तो इस कंडीशन में जो सॉल्ट बनेगा विच इज NH4Cl और वाटर बनेगा। तो कंडीशन ये रहेगी कि HCl जब ब्रेक होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस में होगा, तो इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज 0 रहेगा, कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं आएगा। लेकिन वीक को 100% आयोनाइज करने के लिए ये NH4 प्लस और प्लस में OH माइनस में जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड होगा, और रिक्वायर्ड एंथैल्पी होगी ये विच इज सपोज करो 2.5 किलोजूल है पर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट के लिए। तो इतनी तो यहाँ यूज होगी तभी 100% आयोनाइज्ड होगा। अब रिएक्शन इसके और इसके बीच में हो रही है, वो तो यहाँ पे डिसॉल्व्ड स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस और OH माइनस दोनों रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करके वाटर बनाएंगे अनआयोनाइज्ड, देन डेल्टा H नॉट विच इज इक्वल टू -57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। इतनी हीट डेवलप होगी। अब इतनी हीट डेवलप होगी, उसमें 2.5 किलोजूल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, तो इसमें से जो नेट हीट आएगी यहाँ पे वो कम हो गई, -57.1 प्लस 2.5, यानी 57 में से दोगे तो 55, 5
54.6, तो डेवलप हीट अब होगी 54.6 ये किलो जूल पर मोल। यानी कि एक चीज अगर वीक लेके चल रहे हैं हम तो उसमें 100% आयोनाइजेशन जब उसका होगा तो रिक्वायर्ड हीट रहेगी उसके लिए, स्टोन के लिए कोई रिक्वायर्ड हीट नहीं रहेगी, इसलिए वो रिक्वायर्ड हीट इसमें से घट के यहाँ पे पुट होगी। इसलिए मैंने बताया कि 57 से कम वैल्यू आएगी अगर एक चीज वीक लेंगे तो। दोनों चीज वीक ले लेंगे तो दोनों के लिए रिक्वायर्ड होगी तो और भी कम रेंज हो जाएगी इसकी। ये थी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ऑटोमाइजेशन की एंथैल्पी जब किसी मॉलिक्यूल को या एक मोल मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली उसके एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके, देन हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स completely convert into their atoms, then required heat is called enthalpy of atomization. रिक्वायर्ड हीट को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। फॉर एग्जांपल O2 था, 1 मोल है, इसको कंप्लीटली हमने 2O के अंदर मींस 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से CH4 है, इसको भी एटम कार्बन अलग कर दिए और हाइड्रोजन हमने अलग कर दिए। फॉर एग्जांपल H2O है, तो इसको भी ऑक्सीजन अलग कर दिया और 2 हाइड्रोजन अलग कर दिया हमने। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी रिक्वायर्ड हीट रहेगी हमेशा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, देन इट इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इनकी, और इनको हम नाम देंगे, अलग अलग वैल्यू होगी सबके लिए, इसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। इलेवेंथ बॉन्ड एंथैल्पी, जो कि पिछले चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में। एक मोल मॉलिक्यूल्स में से सभी टाइप के बॉन्ड्स को कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए सिमिलर बॉन्ड्स को जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, विच इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ऑल टाइप ऑफ सिमिलर बॉन्ड breaking in 1 mole substance, then required heat is called bond enthalpy. In case of diatomic molecule, it is enthalpy of atomization. डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बताया मैंने O2 था, इसको हमने 2O में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी, बॉन्ड्स को ब्रेक किया एक मोल बॉन्ड को, व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। एंड इट इज आल्सो बॉन्ड एंथैल्पी, और इसी को हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी। दोनों सेम चीजें हैं डायटोमिक में, लेकिन इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन अलग अलग होंगी, और बॉन्ड एंथैल्पी को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एवरेज टाइप से कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स
bond enthalpy and enthalpy of automation are different. Average bond enthalpy is calculated in polyatomic molecule. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में केवल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की हम कैलकुलेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन को अगर देखते हैं हम, तो मीथेन में सारे CH बॉन्ड सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड हीट अलग अलग होती है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन को जब से हम ब्रेक करेंगे देन इट कन्वर्ट टू C+4H. तो इससे इन्वॉल्व जो एंथैल्पी होगी विच इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. लेकिन मीथेन इस टाइप से था, सारे बॉन्ड CH बॉन्ड है, लेकिन सभी को एक मोल मीथेन है तो पहले एक मोल ये बॉन्ड ब्रेक होंगे रिक्वायर्ड हीट के अकॉर्डिंग, देन इट कन्वर्ट इनटू CH3 प्लस H. एक मोल H अलग हो जाएगा, एक मोल CH3 अलग हो जाएगी उससे. देन इससे रिक्वायर्ड सपोज करो हीट है वो प्लस X किलोजूल पर मोल है. इसी टाइप से अब दूसरे टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड हीट सेपरेट होगी, अलग होगी. यानी कि इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू C H एंड H प्लस में H, देन डेल्टा H इज प्लस Y, रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक है. उसके बाद C H एंड H, इसमें से इस टाइप के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं हम सभी को, देन इट इज C H प्लस H, देन रिक्वायर्ड हीट Z. और फिर हमने इस CH के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस वाले बॉन्ड को, देन इट कन्वर्ट इनटू C प्लस H, देन डेल्टा H इज A. सभी डिफरेंट रहेंगी क्योंकि अलग अलग टाइप से, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बना इसकी स्टेबिलिटी अलग होती है, ये बना इसकी स्टेबिलिटी अलग होती है. तो बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर रिक्वायर्ड हीट की वैल्यूज भी बदल जाएगी. उस कंडीशन में नेट रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो सभी को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन बन गई और मीथेन था. देन इट इज CH4 कन्वर्ट इनटू C+4H. इसके लिए सभी एंथैल्पी का जो चेंज आया वो कितना है, डेल्टा H विच इज इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z प्लस A. इट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, लेकिन सभी सिमिलर बॉन्ड थे तो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इनकी एवरेज होगी. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, सारे बॉन्ड CH थे, विच इज इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z प्लस A डिवाइड बाय 4. एवरेज निकाल के हम बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी अलग हो गई और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अलग हो गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में. अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है और हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो अभी तक तो जितना कर रहे थे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, लेकिन अगर बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है तो उस कंडीशन में हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे. ध्यान दे लेना, हमेशा ही एंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से करते थे. अब हम करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी. इन केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, अगर बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड बाय रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड हीट है. रिएक्टेंट के नए बॉन्ड, रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, इसलिए यहाँ रिक्वायर्ड हीट होती है. और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं, इसलिए वहां पे रिलीज हीट होती है. तो रिलीज हीट की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव. इसलिए साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो गई. साइन चेंज होने की वजह से रिएक्टेंट पहले लिख दिया हमने, प्रोडक्ट बाद में. यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
which is equal to sum of bond enthalpy of a reactant minus sum of bond enthalpy of product. अगर बॉन्ड एंथैल्पीज आपको गिवन है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपसे कैलकुलेट करवा रहा है तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंथैल्पी की कंडीशन इस टाइप से लगाओगे कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करोगे। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे।